वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज विथ मी सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स के हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्री की, लेकिन ऐसे जर्नल एंट्री करने से पहले आपको ट्रायल बैलेंस तक सब कुछ जानना चाहिए। आपको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्शन अगर क्लियर होगा, then only you can understand today's concept. That particular concept is actually created by American accountants. That is why that particular concept of passing journal entries is known as American concept. जो कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो कर रहे थे अभी तक, गोल्डन रूल से जो जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे थे, वो बेसिकली यूरोपियन कॉन्सेप्ट और ब्रिटिश कॉन्सेप्ट नाम से जाना जाता है उसे। और आज हम लोग करेंगे अमेरिकन कॉन्सेप्ट से जर्नल एंट्री। लेकिन ऐसा जर्नल एंट्री समझने के पहले इट इज़ माय एडवाइस कि आपको ट्रायल बैलेंस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का चैनल का जो भी ट्रायल बैलेंस वाला जो 2 वीडियो है, स्पेशली ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो नंबर 2, ये जरूर देख लेना चाहिए। उसका लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं अमेरिकन कॉन्सेप्ट से कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है। और एक बात याद दिला देता हूं, गोल्डन रूल का या ब्रिटिश रूल का बहुत सारा लिमिटेशंस है, बहुत सारा ऐसा केसेस है, ऐसा ट्रांजैक्शंस है जिसमें एक्सप्लेनेशन देना गोल्डन रूल से बहुत कठिन हो जाता है। बट अमेरिकन कॉन्सेप्ट is very modern and it is very much up to date. That is why that particular ruling can be applied, can be enforced in all type of transaction. You can easily give explanation of journal entries by using that particular technique. Okay, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस जो हम लोगों ने सीखा था उसमें बेसिकली ये था, क्या था? ऑल एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, and all liabilities, income and gains always credit balance होता है। That was the basic fund of trial balance. लेजर को अगर बैलेंस करेंगे तो 2 तरीके का बैलेंस आता है, जनरली डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जो अकाउंट्स है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एसेट्स हुआ आपका, एक्सपेंसेस मतलब सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड एक्सपेंसेस हुआ, लॉसेस मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ, बैड डेट हुआ। ऐसे अकाउंट्स में ऑलवेज डेबिट बैलेंस आता है। ऑल लायबिलिटीज मतलब कैपिटल, क्रेडिटर, इस सब में जनरली क्रेडिट बैलेंस आता है। इनकम्स मतलब रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, दीज आइटम्स आर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंसेस। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अमेरिकन अकाउंटेंट लोग क्या बोला है वो सीखते हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शंस की इंपैक्ट से कोई पर्टिकुलर डेबिट बैलेंस बढ़ जाता है तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है, उसे डेबिट करना है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों को डेबिट करना है, और डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए, बढ़ाएंगे तो डेबिट बैलेंस को डेबिट करेंगे, और घटाने के लिए हम लोगों को क्रेडिट करना पड़ता है। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, एंड क्रेडिट बैलेंस को घटाने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। इस चीज को याद रखो। नाउ we will apply that conception in passing journal entries. देखो, मानो हम लोग एक आसान सा ट्रांजैक्शंस लेते हैं, परचेज गुड्स इन कैश ₹10,000। नाउ अगर हम लोग गोल्डन रूल से इसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्या होगा? तो पहले तो जो पहला वाला वीडियो जर्नल का था उसको दिमाग में जरूर रखना है। आपको सबसे पहले वाला जो वीडियो था जर्नल का, उसमें मैंने क्या सिखाया था? एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट 2 साइड्स, अदरवाइज यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट इन जर्नल। तो कैसे हम लोग 2 साइड्स निकालते? वो जो हम लोगों ने गाना सुना था ना, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया, उसी तरीके को अप्लाई करके हम लोग 2 साइड्स निकालेंगे। नाउ यू आर मैच्योर इनफ, आप साइड्स निकालना सीख गए हो। एक तो है आपका यहाँ पर मैंने क्या पाया, गुड्स पाया। गुड्स एक साइड है, लेकिन हम लोगों को पता है कि गुड्स नाम का कोई साइड नहीं होता है। तो साइड क्या होगा आपका यहाँ पर? एक तो होगा परचेज अकाउंट, और दूसरा होता है आपका, यहाँ पर आपने कैश में परचेज किया तो मैंने क्या खोया? मैंने कैश खोया। आई एम एक्सप्लेनिंग इट एज पर माई कॉन्सेप्ट, जो मैंने आप लोगों को
जर्नल का वीडियो नंबर 1, 2 में सिखाया था, वो जरूर देख लेना एक बार। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट एंड मैंने क्या खोया यहाँ पर, कैश खोया, तो कैश दूसरा साइड में। दीज आर टू साइड्स। अब आपने गोल्डन रूल से अगर इसको एक्सप्लेन करोगे, जर्नल करोगे, तो क्या बोलोगे, परचेज नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, एंड कैश रियल अकाउंट में गोज आउट हुआ है तो क्रेडिट होगा, तो आप बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा तो एंट्री ऐसे होगा, परचेज कौन सा बैलेंस है ये सोचो, आपका ट्रायल बैलेंस एकदम क्लियर है, परचेज क्या बैलेंस है, परचेज एंड एक्सपेंसेस, तो फिर डेबिट बैलेंस है। तो परचेज अकाउंट में बेसिकली जो बैलेंस रहता है वह है डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहता है जनरली। एंड कैश कौन बैलेंस होता है, कैश भी एसेट्स है, एसेट्स है तो ये भी डेबिट बैलेंस है, तो कैश अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस रहता है। अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या सिखाया हम लोगों को, डेबिट बैलेंस को अगर बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे, घटाना है तो रिड्यूस करना है तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करेंगे। डेबिट बैलेंस घटाने के लिए क्रेडिट करने से वो घट जाएगा, तो परचेज डेबिट बैलेंस है। अब सोचो व्हेनेवर वी आर परचेजिंग गुड्स तो क्या होता है, तो परचेज नाम का जो खर्च है ये है तो एक एक्सपेंसेस, परचेज नाम का जो खर्च है ये खर्च क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि परचेज नाम का जो डेबिट बैलेंस ये बढ़ जाता है। तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट करेंगे। और कैश भी डेबिट बैलेंस है, लेकिन कैश को रिकॉर्ड करने के समय हम लोग क्या सोचेंगे, डेबिट बैलेंस है, लेकिन व्हेनेवर वी आर परचेजिंग गुड्स इन कैश, आपके हाथ से कैश तो जा रहा है, यानी कैश घट रहा है, कैश बैलेंस जो आपके हाथ में एग्जिस्टिंग था उस बैलेंस से रिड्यूस हो रहा है। तो डेबिट बैलेंस अगर रिड्यूस्ड होगा तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश है डेबिट बैलेंस, लेकिन ये तो घट रहा है, इसको हटाने के लिए, डेबिट बैलेंस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या आ गया आपका, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर इसको गोल्डन रूल से करते तो यही तो होता, अगर गोल्डन रूल से करते तो यही होता, लेकिन फिर भी नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट। इस तरीके से जनरली इन फ्यूचर ऑल्सो आप जर्नल खुद करोगे, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है हमें लगता है, और कोई भी ट्रांजैक्शन को यू कैन इजीली एक्सप्लेन बाय दैट पर्टिकुलर रूलिंग। फिर हम लोग दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, परचेज गुड्स from Raja, purchase goods from Raja, rupees 10,000. Now you know that it is a credit transaction. Name of party is given, but इन कैश रेफरेंस नहीं है, तो आपने राजा से परचेस की हो और ये प्योरली एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दो साइड क्या होगा, साइड 1 आएगा आपका यहां पर परचेज, और दूसरा साइड होगा आपका राजा। अगर गोल्डन रूल से हम लोग इसे एक्सप्लेन करते तो क्या होता, गोल्डन रूल से एक्सप्लेन करते तो परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता, और राजा क्या होता, राजा आपका यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट राजा दी गिवर, राजा तो हमसे पैसा ना लेते हुए हमको गुड्स दे दिया, तो राजा इज द गिवर हियर, तो राजा क्रेडिट हो जाता, पर्सनल अकाउंट का जो रूलिंग है उसी रूलिंग के अनुसार राजा क्रेडिट होता। अब हम लोग अमेरिकन कॉन्सेप्ट से अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो कैसा होगा, परचेज अकाउंट क्या बैलेंस होता है, हम लोग देखा अभी परचेज एक्सपेंसेस है, तो परचेज डेबिट बैलेंस है, परचेज इज अ डेबिट बैलेंस, इट इज अ डेबिट बैलेंस, राइट। राजा कौन सा बैलेंस है, आपका कॉन्सेप्शन यहां पर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। राजा कौन सा बैलेंस है, देखो पर्सनल अकाउंट कौन सा बैलेंस है ये बोलना बहुत मुश्किल होता है, आपको ट्रांजैक्शन को रीड करना है। ट्रांजैक्शन में क्या बोला गया, राजा से हमने क्रेडिट में गुड परचेज किया, यानी राजा मेरा कौन बन गया यहाँ पर,
राजा मेरा कौन है? जिससे हम लोग क्रेडिट में परचेस करते उसे क्या बोल के बुलाते हैं हम लोग? क्रेडिटर बोलते हैं। तो राजा मेरा क्रेडिटर है। और एज पर कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर तो लायबिलिटी, क्रेडिटर तो लायबिलिटी, जो हमसे पैसा पाएगा उसको देख के चिंता होता है तो वो लायबिलिटी है। तो राजा यहां पर क्या बैलेंस होगा? राजा यहां पर क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि राजा यहां पर क्रेडिटर है। अब परचेस करेंगे तो परचेस नाम का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, और हम लोग राजा नाम का जो पार्टी है उससे क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं। उससे अगर क्रेडिट में परचेस करेंगे तो क्या होगा? राजा नाम का लायबिलिटी यानी क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी भी बढ़ रहा है मेरा। राजा यहां पर क्रेडिटर है तो लायबिलिटी। तो whenever you are purchasing goods from राजा ऑन क्रेडिट, राजा नाम का जो क्रेडिटर है उस क्रेडिटर भी तो बढ़ रहा है। अब क्रेडिटर यानी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को अगर बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ईयर क्या हुआ? राजा नाम का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो राजा का क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और परचेज नाम का डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो आपका जर्नल एंट्री क्या आ गया? यहां पर देखो जर्नल एंट्री आ जाता है परचेज अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट। चाहे आप गोल्डन रूल से करो, चाहे इस कॉन्सेप्शन से करो, रिजल्ट तो एक ही आएगा। लेकिन फिर बोल रहा हूं इस नियम को बहुत केयरफुली सीख लो, क्योंकि आने वाला जो भी जर्नी होगा आपका इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकाउंटेंसी, आप ग्रेजुएशन में जाओ, आप मास्टर डिग्री में जाओ, या चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस जो भी पढ़ो, जब तक जर्नल एंट्री आपके साथ है तो ये कॉन्सेप्शन आपका साथ देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट नंबर 3, गुड्स सोल्ड इन कैश। फिर साइड निकालेंगे जैसे हम लोग जर्नल करते। मैंने क्या खोया? गुड्स खोया। गुड्स अगर खोया तो गुड्स एक साइड होता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि गुड्स साइड नहीं होता है। व्हेनेवर वी आर सेलिंग गुड्स तो सेल्स एक साइड होगा, और आपका सेल अकाउंट भी लिख सकते हो, प्लूरल फॉर्म में सेल्स भी लिख सकते हो। सेल अकाउंट एक साइड हुआ, और आपका कैश में खरीदा है तो मैंने क्या पाया? कैश पाया, तो कैश एक साइड हुआ। दीज आर टू साइड्स। अब अगर हम लोग गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता? कैश रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, सेल किया तो डेबिट होगा, और सेल नॉमिनल अकाउंट है, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, वही एंट्री करेंगे हम लोग एज पर अमेरिकन कॉन्सेप्ट। यहां पर सेल कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स इज एन इनकम। सेल्स तो एक इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। और कैश कौन सा बैलेंस होता है? कैश तो एक एसेट है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस है। अब इस रूलिंग से सोचो, एज यू आर सेलिंग गुड्स, तो सेल्स नाम का जो इनकम है वो इनकम तो आपका बढ़ रहा है, तो सेल्स नाम का क्रेडिट बैलेंस फिर बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ रहा है यानी क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है। क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर सेल्स क्रेडिट होगा। और whenever you are selling goods, आपके हाथ में क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, यानी कैश नाम का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है आपके हाथ में। कैश बढ़ेगा, डेबिट बैलेंस बढ़ेगा, तो क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं, तो कैश को डेबिट करेंगे। कैश आपका ये भी बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अगर जर्नल एंट्री फिर क्या हो गया? जो जर्नल एंट्री रियल अकाउंट बोला था वो ये होगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही तो एंट्री हो जाएगा। अमाउंट जो था 20,000। और अगर ऐसा ही एक ट्रांजैक्शन लेते हैं जो क्रेडिट में हुआ है, गुड्स सोल्ड टू रवि ₹40,000। रवि को हम लोगों ने गुड्स सेल किया है, वो क्रेडिट में, रवि का नाम दिया है, पार्टी का नाम दिया है, तो ये क्रेडिट में ट्रांजैक्शन है। तो साइड है आपका, एक तो है आपका मैंने क्या पाया? गुड्स पाया। गुड्स की जगह में हम लोग सेल लिखेंगे। सेल अकाउंट एक साइड होगा और रवि एक साइड होगा। रविज अकाउंट लिख सकते हो, रवि अकाउंट, स्ट्रेफ रवि, कुछ भी चलता है। तो रविज अकाउंट और सेल अकाउंट, अगर हम लोग गोल्डन रूल फॉलो करते तो क्या होगा? सेल नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, तो इनकम हुआ तो क्रेडिट होगा, और रवि यहां पर डेबिट टू रिसीवर,
रवि को हम लोगों ने पैसा ना लेते हुए गुड्स दे दिया, यानी रवि इज रिसीविंग बेनिफिट, देयरफॉर रवि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही तो बेसिक एंट्री होता है। अब इस एंट्री को हम लोग अगर इस रूलिंग से सोचेंगे तो क्या होगा? सेल्स कौन सा बैलेंस है? सेल्स इज ए क्रेडिट बैलेंस इनकम है। तो जो नियम के अनुसार सेल यहां पर क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट बैलेंस था, और सेल नाम का इनकम आपका बढ़ गया। बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया तो हम लोग इसको और क्रेडिट कर देंगे, तभी तो वो रिफ्लेक्ट करेगा कि सेल बढ़ा है। नेक्स्ट है आपका रवि। रवि कौन है? Whenever you are selling goods to somebody on credit, तो आप क्या करोगे? बाद में उससे पैसा पाओगे। तो रवि यहां पर मेरा कौन बन गया? रवि इज माई डेटर हियर। डेटर मतलब जिससे हम बाद में पैसा पाएंगे। तो डेटर तो एसेट होता है। ट्रायवल्स का कॉन्सेप्शन हम लोगों को सीखा है कि डेटर एसेट है, उससे तो पैसा पाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो आनंद होगा। तो डेटर्स एसेट है। एसेट कौन सा बैलेंस होता है? देखो, एसेट डेबिट बैलेंस होता है। एसेट है तो डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिट में सेल करने से रवि नाम का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है। तो डेटर डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आपका जर्नल क्या आ गया? फिर वही रवीज अकाउंट डेबिट, रवीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिया गया कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर। आसान पॉइंट है। आप दो साइड क्या होता है? एक तो आपका साइड वन होता है कैश, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल डाला है, और दूसरा साइड होता है कैपिटल अकाउंट। अब अगर हम लोग इसको गोल्डन रूल से एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्या होगा? कैश रियल अकाउंट में बिजनेस की तरफ आया है, गोज कम्स इन हुआ है तो डेबिट होगा। और कैपिटल क्या है? ये तो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में कैश, ओनर कैश, कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर। तो ओनर नाम का जो पर्सनल अकाउंट है वो बिजनेस को कैश दिया है, यानी कि गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट में गिवर क्रेडिट होता है, तो वही हुआ है। तो अगर हम लोग इसको इस रूलिंग से एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों, यहां पर आपका कैश अकाउंट एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस है, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस है। अब कैश मिला बिजनेस को कैश मिला, यानी हाथ में जो कैश है बिजनेस का, वो कैश तो बढ़ गया, इंक्रीज कर गए, तो कैश बढ़ गया। कैश बढ़ गई यानी डेबिट बैलेंस बढ़ गया। डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और कैपिटल नाम का जो लायबिलिटी था वो भी बढ़ गया। ओनर अगर घर से पैसा लाके बिजनेस को जितना ज्यादा देता रहेगा उतना कैपिटल क्लेम बढ़ता रहेगा, यानी कैपिटल तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, और वो लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे आप लोग? क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो ये क्रेडिट होगा। फिर आपका जर्नल एंट्री क्या आ गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये वाला पॉइंट देखो, कैश विड्रॉन बाय ओनर ₹5,000। तो इसमें क्या होता है? आपका कैश विड्रॉ हो रहा है तो दो साइड क्या होगा? कौन विड्रॉ कर रहा है? ओनर विड्रॉ कर रहा है। जब मालिक बिजनेस से पैसा उठा के लेके चला जाता है तो मालिक को हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो साइड नंबर 1 क्या है आपका? ड्रॉइंग्स। एक तो आपका ड्रॉइंग अकाउंट, और दूसरा साइड होता है आपका बिजनेस ने क्या खोया? कैश खोया, तो कैश दूसरा साइड हो जाता है। ये साइड कैसे निकल रहा हूं ये सभी को पता है, आप लोग ट्रायल बैलेंस में हो, ट्रायल बैलेंस सीख गए हो, यानी कि जर्नल का जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो अगर एक बार अगर देख लोगे तो आसान लगेगा। हमको लगता है कि आप लोगों सभी को पता है कैसे जर्नल, जैसे कैसे साइड निकाला जाता है, कैसे जर्नल किया जाता है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन सा बैलेंस है? ड्रॉइंग्स कौन सा बैलेंस है? अगर ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्शन क्लियर है तो ड्रॉइंग्स इज द डेबिट बैलेंस। व्हाई? बिकॉज ड्रॉइंग्स क्या है? कैपिटल का उल्टा, यानी जब ओनर घर से पैसा लाके बिजनेस में डालता है तो क्या होता है? कैपिटल क्लेम बढ़ जाता है, और जब ओनर बिजनेस से पैसा उठा के लेके चला जाता है तो कैपिटल क्लेम घट जाता है। कैपिटल तो लायबिलिटी है, और ड्रॉइंग्स क्या करता है? कैपिटल क्लेम को घटा देता है, यानी रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी कर देता है। लायबिलिटी घट जाता है तो ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग्स इज बेसिकली डेबिट बैलेंस। अब
ओनर अगर ड्राइंग्स करेगा तो ड्राइंग्स नाम का जो भी साइड है वो साइड बढ़ेगा, जितना ड्राइंग्स करता रहेगा उतना ड्राइंग्स बढ़ता रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, ड्राइंग्स नाम का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है। और डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। और कैश अकाउंट के बारे में सोचो, ये भी डेबिट बैलेंस है, एसेट है, डेबिट बैलेंस है। लेकिन अगर ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लेगा तो बिजनेस के हाथ से क्या होगा, कैश घट जाएगा। कैश घटेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये आपका क्रेडिट होगा, ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस था, ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस था, ये घट गया आपका। डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगा आपका, आसान सा जो होता है हम लोगों का, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट था क्या 5000 एंट्री। नेक्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट में आते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिया हमने, गुड्स विथड्रॉन बाय ओनर। दो साइड्स क्या होता है, साइड 1 साइड 2। गुड्स विथड्रॉ किया यानी जो गुड्स ऑलरेडी हम लोगों ने परचेस करके रखे थे या स्टॉक में था, उस गुड्स का एक पार्ट ओनर उठा के लेके बिजनेस से चला गया। तो क्या होगा आपका, एक साइड होगा आपका गुड्स विथड्रॉ हुआ है तो गुड्स, तो गुड्स नाम का कोई साइड नहीं होता है। तो परचेस किया गुड्स, अगर द ओनर इज विथड्रॉइंग, देयरफॉर परचेस या स्टॉक एक साइड होगा। परचेस किया गुड्स, जब हम लोगों ने परचेस किया था तो क्या हुआ था, परचेस नाम का खर्च बढ़ गया था। आज वही परचेस का मान लो 1 लाख का परचेस हम लोगों ने किया था, तो परचेस नाम का एक्सपेंसेस कितना था मेरा, 1 लाख। अब ओनर ने क्या किया, उसी परचेस किया हुआ गुड्स के अंदर से 2000 का गुड्स उठा के लेके चला गया। तो इफेक्टिवली परचेस तो घट गया, 2000 से परचेस तो घट गया। आपका इफेक्टिव परचेस कितना आ गया, 98,000। 1 लाख का परचेस हुआ था, 2000 का गुड्स ओनर ने विथड्रॉ कर लिया, तो इफेक्टिव परचेस क्या हुआ, इफेक्टिव परचेस हुआ आपका 98,000। तो परचेस को घटाना पड़ेगा, तो इसलिए परचेस एक साइड है। और परचेस कौन सा बैलेंस है, परचेस तो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस यानी डेबिट बैलेंस है। और परचेस नाम का एक्सपेंसेस क्या हुआ, घट गया। परचेस नाम का एक्सपेंसेस क्या हुआ, घट गया, क्योंकि इफेक्टिव परचेस तो घटा, तो परचेस घट गया, परचेस नाम का डेबिट बैलेंस घट गया। और दूसरा साइड क्या हुआ, गुड्स विथड्रॉ किया ओनर, तो ये ड्राइंग्स है, तो ये तो है ड्राइंग। ड्राइंग कौन सा बैलेंस होता है, अभी बोला हम लोगों ने, ड्राइंग्स तो डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन ड्राइंग्स जितना करेगा ओनर उतना तो ड्राइंग्स नाम का एक ड्राइंग्स अकाउंट उतना बढ़ता रहेगा। तो यहां पर ड्राइंग्स तो बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट कैसे लेंगे जर्नल में। जर्नल में क्या हुआ देखो, ड्राइंग्स नाम का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। अगर ड्राइंग्स बढ़ गया तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे। और परचेज भी डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस है। लेकिन परचेज किया हुआ गुड्स को अगर ओनर नहीं उठा के लेके चला जाएगा तो बिजनेस की इफेक्टिव परचेज घट जाएगा। परचेज डेबिट बैलेंस है, उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो आपका जर्नल एंट्री क्या आ गया फिर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऑन 2000 कोई क्या करता है, टू स्टॉक भी लिखता है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक भी चलता है यहां पर। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या है, बिजनेस अपना गुड्स को प्रमोट करने के लिए, आपका सामान को प्रमोट करने के लिए कस्टमर के बीच फ्री सैंपल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फ्री सैंपल क्यों किया जाता है, जनरली इट इज an advertisement, you can treat it as an advertisement account or as a sales promotion account। तो हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पकड़ रहे हैं, एक साइड हो रहा है आपका एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा होता है आपका गुड्स गया, यानी परचेज किया हुआ गुड्स या आपका स्टॉक में जो गुड्स था वो गुड्स आपके हाथ से निकल गया। तो दूसरा साइड होता है आपका, एक तो परचेज
क्यों परचेज अकाउंट साइड हो रहा है? बार बार बोल रहा हूं कि परचेज किया हुआ गुड्स से ही आप एक पार्ट उठा के लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका इफेक्टिव परचेज घट रहा है। कोई कोई यहाँ पर परचेज ना लिखे स्टॉक भी लिखता है। दूसरा है आपका परचेज अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। और परचेज कौन सा बैलेंस है? ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। अब क्या हुआ, आपने एडवर्टाइजमेंट करोगे तो एडवर्टाइजमेंट नाम का एक्सपेंसेस तो बढ़ेगा, तो ये अकाउंट बढ़ जाएगा। और डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और परचेज भी एक एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस। लेकिन as you are withdrawing for distribution of such goods as free sample, तो आपका इफेक्टिव परचेज घट रहा है, एक परचेज नाम का डेबिट बैलेंस घट रहा है। परचेज घटेगा, डेबिट बैलेंस घटेगा, तो आपको उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? जर्नल एंट्री आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कोई कोई स्टॉक भी लिखता है टू परचेज अकाउंट, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टॉक यूज एज स्टेशनरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मानो यू आर ए ट्रेडर ऑफ पेपर्स, पेन्स, पेंसिल्स, ये सब चीज आप खरीदते हो और बेचते हो। आप खुद का जो बिजनेस का जो भी आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, उसके लिए आपको कागज का जरूरत है। तो आपने क्या किया, जो कागज आपने खरीदा था बेचने के लिए, उसी से कुछ कागज उठा लिया, उसी से 2-4 पेन उठा लिया और बिजनेस का आपने हिसाब रखना चालू कर दिया। तो यहां पर यू आर यूजिंग योर परचेज और यू आर यूजिंग योर स्टॉक एज स्टेशनरी। आपका बिजनेस का जो गुड्स है, जिस चीज को आप लेके बेचते हो, खरीद के बेचते हो, उसी चीज का एक पार्ट आपने यूज कर रहे हो एज स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या है? जो सामान को, जो चीज को, जो खर्च आपका हो रहा है, आपका पेजेस खरीदने के लिए, पेन्स, पेंसिल्स, व्हाइटनर, इरेजर, ये सब खरीदने के लिए। तो आपका जो गुड्स है वो क्या है? कागज आपका गुड्स है, उसी गुड्स का एक पार्ट आप यूज कर रहे हो एज स्टेशनरी। तो आपका यहां पर साइड्स क्या होता है? एक नंबर साइड होता है आपका स्टेशनरी। यू आर यूजिंग योर गुड्स एज स्टेशनरी, तो एक साइड होता है आपका स्टेशनरी और दूसरा साइड होता है आपका हाथ से गुड्स चला गया। गुड्स से कोई साइड नहीं होता है, यहां पर आप परचेज लिख सकते हो, नहीं तो स्टॉक लिख सकते हो। यानी आपने जो चीज को परचेज किया था बेचने के लिए, उसको आप बेचा नहीं, उसको आपने स्टेशनरी बोल के यूज कर लिया। तो परचेज किया हुआ, परचेज का जो इफेक्टिव परचेज है, उस इफेक्टिव परचेज घट गया। आपने 1 लाख का परचेज किया था, लेकिन उसके अंदर से मानो 4000 का गुड्स आपने यूज कर लिया एज स्टेशनरी, तो परचेज तो घट गया। तो परचेज अकाउंट। अब स्टेशनरी कौन सा बैलेंस है? स्टेशनरी इज एन एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। और परचेज कौन सा बैलेंस है? ये भी डेबिट बैलेंस है। अब एज यू आर यूजिंग गुड्स एज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी नाम का खर्च आपका बढ़ रहा है, तो स्टेशनरी नाम का खर्च आपका बढ़ रहा है। तो ये डेबिट बैलेंस है, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और परचेज नाम का खर्च आपका घट गया। यहां पर क्या हुआ? एक्चुअली परचेज अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू स्टेशनरी। जो परचेज है उसी का रूपांतर हो गया। किसमें रूपांतर हो गया? स्टेशनरी में। तो परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस, परचेज नाम का एक्सपेंसेस घट गया और स्टेशनरी नाम का एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो परचेज नाम का डेबिट बैलेंस को घटाना है, इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करेंगे तो घट जाएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? फिर इसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा आपका स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज नाम का एक्सपेंसेस घट गया, स्टेशनरी नाम का एक्सपेंसेस बढ़ गया, परचेज नाम का एक्सपेंसेस घट गया। दोनों ही डेबिट बैलेंस है। एक डेबिट बैलेंस बढ़ा, उसको डेबिट किया, जो डेबिट बैलेंस घटा उसे क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। अब इसका माने तो पता है आपको कि एबनॉर्मल लॉस हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो दो साइड क्या होता है? एक कोई बुक लिखता है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मैं तो बोलता हूं कि भाई ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक साइड है,
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक साइड होता है और दूसरा साइड है आपका गुड्स तो चला है, तो गुड्स एक साइड है, लेकिन गुड्स को साइड नहीं मानते हम लोग। क्या हुआ, आपका हैंड में जो भी स्टॉक था या आपका जो भी परचेज किया हुआ गुड्स था उसी का तो एक अंश जला है। तो आप यहां पर लिख सकते हो जो परचेज हुआ था वही परचेज आपका घट गया, यानी कि परचेज किया हुआ गुड्स जल गया। कोई स्टॉक भी लिखता है यहां पर, स्टॉक आपका हाथ में जो स्टॉक था वो जल गया। एबनॉर्मल लॉस कौन सा बैलेंस होगा, है तो ये लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा। और आपका परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस होगा, ये भी एक्सपेंसेस है, या स्टॉक भी डेबिट बैलेंस है, एसेट है, तो दोनों ही डेबिट बैलेंस है। अब एंट्री क्या आएंगे, आग में जला तो एबनॉर्मल लॉस नाम का या स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर नाम का जो भी लॉस है वो लॉस तो आपका बढ़ गया। वो लॉस बढ़ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉस को बढ़ाने के लिए, डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और परचेज या स्टॉक नाम का जो भी डेबिट बैलेंस था वो तो घट गया आपका हाथ से, परचेज किया हुआ गुड्स जल गए तो इफेक्टिव परचेज घट गया। तो परचेज यानी दैट डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए, डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो ये क्रेडिट हुआ। तो आपका जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज या स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 10,000। ये जो गुड्स था, ये गुड्स आपका इंश्योर्ड गुड्स था, यानी कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे थे और दैट गुड्स वाज बुक्ड, मतलब इंश्योरेंस करके रखे थे। तो इंश्योरेंस कंपनी आके जांच पड़ताल किया करके बोला हमें लग रहा है कि 2000 इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलना चाहिए। पूरा क्लेम नहीं भी मिल सकता है, मैंने 2000 लिया है, आप 4000 ले सकते हो, 5000 ले सकते हो, 6000 ले सकते हो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोला कि 6000 का क्लेम हमने एडमिट कर लिया मतलब अभी तक दिया नहीं, बोला कि दे देंगे, उन्होंने मान लिया कि 6000 आपका क्लेम हुआ। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। साइड क्या होगा, एक तो है इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी यहां पर आपका डेटर बन गया। आप इंश्योरेंस कंपनी को एक साइड मान सकते हो, you will get such insurance claim from insurance company, therefore insurance company is a debtor, वो आपको बाद में पैसा देगा। कोई यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट भी लेता है, एक आउटस्टैंडिंग इनकम मान के इंश्योरेंस क्लेम को लेता है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट एक साइड होता है, और एक साइड क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आपको पैसा नहीं मिला, उन लोगों ने बोला कि पैसा दे देंगे, तो आपको आप इंश्योरेंस कंपनी के बारे में सोचने से आनंद हो रहा है कि एसेट है, उनसे पैसा पाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको डेटर पकड़ा और इसको डेबिट, इसको एक साइड माना। और दूसरा साइड क्या होगा, दूसरा साइड होगा एबनॉर्मल लॉस। क्यों, आपने सोचा था कि आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 10,000, लेकिन अभी क्या देगा, एबनॉर्मल लॉस का रिकवरी हो रहा है। आपने सोचा था 10,000 का एबनॉर्मल लॉस होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको 6,000 दे देगा, तो क्या होगा, आपका एबनॉर्मल लॉस 6,000 से घट जाएगा। तो दूसरा साइड क्या होगा आपका एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब देखो इंश्योरेंस कंपनी यहां पर डेटर है, इससे आप पैसा पाओगे, तो डेटर है तो डेबिट बैलेंस है, और एबनॉर्मल लॉस ये आपका लॉस है तो ये भी डेबिट बैलेंस है। अब इंश्योरेंस कंपनी नाम का डेटर आपके पास बढ़ गया, इंश्योरेंस कंपनी नाम का डेटर पहले नहीं था, अब जब वो लोग एडमिट किया क्लेम को तब उस नाम का इंश्योरेंस कंपनी नाम का डेटर बढ़ गया, तो डेटर डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट करेंगे। ये तो बढ़ गया, ऐसा डेबिट बैलेंस तो बढ़ गया था, और एबनॉर्मल लॉस भी एक डेबिट बैलेंस है, लेकिन यहां पर एबनॉर्मल लॉस घट गया। क्यों घटा, आपने सोचा था 10,000 का एबनॉर्मल लॉस होगा, लेकिन एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस कितना का, एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस 4,000 का हुआ। 10,000 का लॉस था, आपने सोचा था 6,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगा, तो एबनॉर्मल लॉस आपका 6,000 से घट रहा है, लॉस घट रहा है, तो लॉस तो डेबिट बैलेंस है, लॉस को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आपका जर्नल एंट्री क्या आ गया, फिर जर्नल एंट्री आ गया, इंश्योरेंस कंपनी
अकाउंट डेबिट, कोई कोई इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड अकाउंट भी ले सकता है। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड अकाउंट भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि वो भी एसेट है। आपको आनंद हो रहा है, आपको इंश्योरेंस कंपनी को देख के भी आनंद हो सकता है, इंश्योरेंस क्लेम के बारे में सोचने से भी आनंद हो सकता है, दोनों ही एसेट्स है। कोई कोई लिखता है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना से एबनॉर्मल लॉस घट गया आपका? 6000 से 6000। अब ये दो एंट्री का एक रिजल्टेंट एंट्री आप सोच सकते हो। इन एंट्री को अगर आप कॉम्पैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इससे देखो, आपका एबनॉर्मल लॉस सोचा था आपने 10,000 होगा, लेकिन एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? ये 6,000 सो गया। एबनॉर्मल लॉस एक्चुअली 10,000 नहीं हुआ, 6,000 से एबनॉर्मल लॉस रिकवर हो गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा आपको। तो एक्चुअल एबनॉर्मल लॉस हुआ आपका 4,000 का। 10,000 से यहाँ पर डेबिट था, 6,000 से क्रेडिट हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस नेट 4,000 से अभी डेबिट है। जो 4,000 से डेबिट है, आप इस लॉस को, नेट जो लॉस हुआ है, इस लॉस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? 10,000 का लॉस होगा, आपने सोचा था। यहाँ पर डेबिट बैलेंस था आपका 10,000, यहाँ पर क्रेडिट हो गया 6,000 से, तो डेबिट बैलेंस में 4,000 पड़ा हुआ है। जो 4,000 डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका भी दूसरा स्टोरी है। एक्चुअली कोई भी लॉस हो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंसेस या इनकम हो, ऑल दोज आइटम्स शुड हैव बीन क्लोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल दोज नॉमिनल अकाउंट्स, कोई भी नॉमिनल अकाउंट्स रहेगा तो दोज नॉमिनल अकाउंट शुड हैव बीन क्लोज्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों किया जाता है ये अभी नहीं बोलेंगे, फाइनल अकाउंट जब सीखेंगे हम लोग तो इसका खुलासा करेंगे। तो बेसिकली इस एंट्री का रिजल्टेंट ये आ जाता है। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो बच्चों, पहला जो पॉइंट है, मिस्टर राव आवर डेटर ऑफ 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट का हिंदी साइड होता है दिवालिया, यानी इंग्लिश में बोलता है बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट। ये क्या है? मानो मिस्टर राव ये बहुत सारा, मुझ जैसा बहुत सारा लोगों से इनका बिजनेस उधार लिया था। अब बिजनेस ठीक से चला नहीं, बिजनेस डूब गया। तो मिस्टर राव एंड हिज बिजनेस नाउ नॉट इन ए पोजीशन टू पे ऑफ इट्स ड्यूज। इनका ड्यू पे करने में अब ये इज नॉट एबल। तो इनका जो भी डेटर था, इन लोगों से जो भी पैसा पाता था, यानी जो भी क्रेडिटर था, मुझ जैसा जो भी क्रेडिटर था, इनसे पैसा पाता था, वो लोग जाके क्या करेगा? कोर्ट में केस कर दिया इनके अगेंस्ट कि इसने हम लोगों से पैसा लिया, वापस नहीं दे रहा। तो कोर्ट ने इसको बुलाया, बोला क्या भाई तुम पैसा नहीं, यू आर नॉट पेइंग योर ड्यूज। तो इसने बोला मेरा बिजनेस डूब गया, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू पे ऑफ माई ड्यूज। तो कोर्ट तब बोलेगा, तो नाउ therefore we are declaring you, court is declaring that person as insolvent, यानी bankrupt। तो bankrupt होने का मतलब क्या है? इनका जो भी एसेट्स है, इसका बिजनेस का और इनका खुद का जो भी एसेट्स है, वो सब एसेट्स कोर्ट टेक ओवर कर लेता है, कोर्ट जब्त कर लेता है, और जब्त करने के बाद उसका नीलामी कर देता है, ऑक्शन कर देता है। अब ऑक्शन करके जो भी पैसा मिलता है, वो मुझ जैसा जो भी लोग इन राव से पैसा पाता था, उन लोगों के बीच बंटवारा कर देता है। तो वही हुआ है, राव नाम का एक डेटर था, उससे हम लोग 10,000 में अपना ड्यू था, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया। ओनली 40 पैसे इन रुपीज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। मतलब उनका एसेट्स बेच के कोर्ट ने देखा कि जितना पैसा मिला कोर्ट के हाथ में, ऑक्शन करने के बाद कोर्ट के हाथ में जो भी पैसा आया, वो पैसा से पूरा ड्यूज तो क्लियर नहीं कर पाएगा। मैंने देखा कि अगर 1 रुपी क्लेम है उनके पास, मैं अगर उससे 1 रुपी यानी 100 पैसा, 100 पैसे अगर उससे हम पाते थे, तो आज ओनली 40 पैसा पाएंगे। 100 में 40 यानी कि 40% क्लेम मेरा सबके हो रहा है। मैंने क्या देखा, राव से पैसा पा रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा? राव से पैसा पा रहा है तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? रियल अकाउंट से बोलेंगे तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन हो रहा है तो डेबिट होगा, और अगर इस रूलिंग से बोलेंगे तो कैश एक एसेट है, एज मेरे पास
कैश नाम का एसेट मेरे पास आ रहा है, तो डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट कर देंगे। कितना पैसा पाया हम लोगों ने? 10,000 तो पाने का बात था, लेकिन कितना पैसा पाया? अगर 100 पैसा मेरा क्लेम है तो हमने सिर्फ 40 पैसा पाया, यानी कि 100 में 40 यानी 40% पाया, यानी 4,000 पाया। एक नया अकाउंट यहां पर आ गया। नया अकाउंट क्या है? वो है बैड डेट। बैड डेट क्या है? यहां पर हमको कितना पैसा मिलना बाकी था? 10,000। मिला कितना? 4,000। बाकी 6,000 मिलने का और कोई चांस नहीं है, वो पैसा डूब गया मेरा डेट जब बैड हो जाता है, यानी कि जो भी मेरा मिलने का बात था राव से 10,000, उसके अंदर 4,000 तो हमको मिला, लेकिन 6,000 मेरा डूब गया। ऐसा चीज को, ऐसा डेट को हम लोग बैड डेट कहते हैं। बैड डेट क्या है? लॉस है। बैड डेट तो लॉस है, मेरा पैसा डूब गया। लॉस क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो लॉस, बैड डेट नाम का लॉस यहां पर मेरा बढ़ गया, तो डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अगर गोल्डन रूल से इसका एक्सप्लेनेशन देते तो क्या बोलते? बैड डेट नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, लॉस नॉमिनल अकाउंट में डेबिट होता है, इसलिए डेबिट करेंगे। और इस रूलिंग से बोलेंगे तो बोलेंगे लॉसेस मतलब डेबिट बैलेंस, बैड डेट नाम का लॉस बढ़ रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे। कितना से डेबिट होगा? 10,000 तो मिलना बाकी था, उसके अंदर 40% पाया गया, उसका प्राइवेट एस्टेट बेच के, एस्टेट मतलब संपत्ति, उनका घरेलू संपत्ति बेच के 40% क्लेम हमको मिल गया, लेकिन 60% मेरा डूब गया, तो ये मेरा बैड डेट अकाउंट में चला जाएगा 6,000। और अगर गोल्डन रूल से बोलेंगे तो राव यहां पर गिवर है, और अगर इस रूलिंग से बोलेंगे क्या बोलेंगे? बोलेंगे राव मेरा कौन था? डेटर था। डेटर मतलब एसेट था, उससे हमको पैसा मिलना बाकी था, लेकिन आज के बाद राव थोड़ी मेरा डेटर रहेगा, उससे और कितना पैसा पाएंगे हम? कुछ नहीं पाएंगे। राव के साथ पूरा के पूरा सेटलमेंट हो गया, 4,000 मिल गया, 6,000 डूब गया, राव से और कुछ नहीं पाएंगे, यानी कि राव नाम का डेटर मिट गया मेरे से। तो राव नाम का डेटर को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, वो तो डेटर नहीं रहेगा। तो टू राव अकाउंट, डेबिट बैलेंस था, एसेट था, और एसेट नहीं रहा, तो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके हम लोगों ने घटा दिया। कितना? पूरा 10,000 से। समझे पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मानो आई एम ए डीलर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, मैं सीमेंट, ईंटा, बालू ये सब खरीदता हूं और बेचता हूं। अब मेरा बिजनेस का बिल्डिंग बन रहा है, और इसमें मैंने क्या किया? अपना जो सीमेंट है या बालू है या ईंटा है वो यूज कर लिया, यानी कि मैंने जो परचेज किया है, तो उस परचेज किया हुआ चीज का जो मेरा गुड्स था, जिसको मैंने परचेज किया था सेल करने के लिए, उसी का एक पार्ट को हम लोग अपना बिजनेस का बिल्डिंग बनाने में यूज कर लिया। तो साइड क्या हो जाता है? एक तो आ जाता है बिल्डिंग, एक साइड आ जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है? गुड्स। लेकिन गुड्स नाम का साइड नहीं होता है। गुड्स की जगह में हम लोग क्या करेंगे? परचेज लिखेंगे। क्यों? परचेज जो भी था मेरा, परचेज किया हुआ जो गुड्स था, उस गुड्स तो मेरा घट गया। मैंने परचेज क्यों किया था? सेल करने के लिए। लेकिन यहां पर क्या किया? परचेज किया हुआ गुड्स को हम लोगों ने यूज कर लिया बिल्डिंग बनाने में। तो एक साइड हो जाता है आपका बिल्डिंग, एक साइड हो जाता है आपका बिल्डिंग, और दूसरा साइड क्या हो जाता है? गुड्स। आपने बिल्डिंग पाया, मैंने क्या पाया? गुड्स। बिल्डिंग पाया, मैंने क्या पाया? गुड्स पाया, लेकिन गुड्स नाम का कोई साइड नहीं होता। इसकी जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे, क्योंकि इफेक्टिव परचेज मेरा घट रहा है। तो दूसरा साइड होता है आपका परचेज। अब इस रूलिंग को अप्लाई करो। बिल्डिंग एसेट है मेरा, यहां पर क्या हुआ? हम लोगों ने बिल्डिंग बनाने में अगर मटेरियल को यूज कर लिया तो बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ गया। बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ गया, ये डेबिट बैलेंस है, इसको बढ़ाना है। डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। और परचेज, ये भी एक्सपेंसेस है, डेबिट बैलेंस है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? परचेज जो किया था, क्यों किया था? सेल करने के लिए, लेकिन उस चीज को तो हम लोगों ने सेल नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो यूज कर लिया, मतलब इफेक्टिव परचेज मेरा फिर घट गया। परचेज मतलब जो चीज को मैंने खरीदा है बेचने के लिए, यहां पर तो हम उस गुड्स को, उस सामान को, उस मटेरियल को और बेच नहीं पाएंगे, तो ये मेरा इफेक्टिव परचेज को घटा देता है। परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस यहां पर घट रहा है। एक्सपेंसेस घटेगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस है, परचेज एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस है, इसको घटाना है। डेबिट बैलेंस को तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा आपका? जर्नल एंट्री आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जगह नहीं है, नहीं लिख रहे हैं,
नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अब जो लोग 11 में हैं उन लोगों का कॉन्सेप्शन थोड़ा तो ढीला है, तो ये लोग अगर पूछेंगे 11 वालों को कि भाई इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, क्या बोलेगा, बोलेगा वेजेस पेड क्या है, तो अब जर्नल एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट कैश, लेकिन वो नहीं होगा। इस पॉइंट के लिए हम लोग पहले साइड ढूंढ लेते हैं, साइड 1 साइड 2। वेजेस पे किया तो मेरा जो अपना नियम है उस जिसमें मैं साइड निकालता हूं उसमें क्या सिखाता हूं, मैंने पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वीडियो नंबर 1 जर्नल देख लेना। मैंने क्या पाया, कुछ नहीं पाया, मैंने क्या खोया, वेजेस पे किया तो कैश खोया, तो साइड क्या हुआ, एक तो हुआ आपका कैश अकाउंट, एक तो हुआ आपका कैश अकाउंट, और दूसरा साइड क्या है। स्टूडेंट लोग बोलते हैं क्यों, आपने तो सिखाया था सेकंड क्वेश्चन होता है आपका मैंने क्या खोया, कैश, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैंने जो कैश खोया क्यों खोया, वेजेस पे किया, तो दूसरा साइड वेजेस होना चाहिए, लेकिन यही पर गड़बड़ हो जाता है। Why you are paying wages here? वेजेस पे कर रहे हो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि जब आप कोई एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए, खरीदने के लिए कोई एक्सपेंसेस करते हो तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग वेजेस, परचेज ऐसे नहीं समझते, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो वेजेस पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, लेकिन यहां पर जो आपने वेजेस पे की हो वो क्यों पे की हो, इंस्टॉलेशन के लिए। मशीन इंस्टॉलेशन मतलब समझते हो, आपने एक बहुत बड़ा मशीन खरीद के लाए हो, आप क्या ऐसे लाके मशीन को रख के प्लाग में उसका पावर पॉइंट लगा दिया और मशीन चलता रहेगा, मशीन पलटी ले लेगा, कितना जार्किंग होगा, मशीन पलटी ले लेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करके अर्थ में डिगिंग करके मशीन का जो पैडल है वो अंदर घुसा देते हैं और उसके बाद कंक्रीट कर देते हैं, और इसमें आपको वर्कर लोगों का जरूरत है जो लोग ये काम करेगा। तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आप जो वेजेस पे कर रहे हो वैसा वेजेस को हम लोग इंस्टॉलेशन वेजेस कहते हैं। मानो आपने आपका घर में एक एसी मशीन लगाया है, तो एसी मशीन का कॉस्ट पड़ा मानो 50,000, और उस एसी मशीन को इंस्टॉल करने में आपका इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया 10,000, मतलब अलग से आपको बाहर से इलेक्ट्रिक लाइन करना पड़ा, जो वर्कर आके इस एसी को इंस्टॉल किया उनको वेजेस देना पड़ा, ये सब मिला जुला कर और 10,000 खर्च हो गया। तो ये जो खर्च है एसी को इंस्टॉल करने के लिए, इसे हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस या इंस्टॉलेशन वेजेस कहते हैं। लेकिन इस इंस्टॉलेशन वेजेस का एक खूबिया है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में अगर आप वेजेस पे कर रहे हो, इसका खूबिया क्या है, वेजेस तो जनरली शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, लेकिन ऐसा वेजेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। क्यों, जितना दिन आप उस एसी मशीन से बेनिफिट पाओगे, इस वेजेस का बेनिफिट भी तो उतना दिन मिलता रहेगा। ऐसा वेजेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नॉर्मली वेजेस तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन जब भी यू आर पेइंग वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो उसके लिए वेजेस पे कर रहे हो, कितना दिन बेनिफिट पाएगा उस वेजेस का, जितना दिन बिल्डिंग से बेनिफिट पाओगे उतना दिन उस वेजेस का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो ऐसा वेजेस तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, लॉन्ग टर्म वेजेस हो जाता है। आपको क्या करना है, that wage cost should have been considered with the cost of machinery। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा भाई एक बात बताओ हमको, आपने जो एसी मशीन घर में लगाया ना उसके लिए आपका खर्च कितना पड़ा, आप क्या सिर्फ बोलोगे कि 50,000 मेरा जो एसी मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है, क्या सिर्फ उसी को बोलोगे कि मेरा 50,000 कॉस्ट हुआ, नहीं, आप बोलोगे मेरा टोटल कॉस्ट हुआ 60,000, इस एसी मशीन को मेरा घर में इंस्टॉल करने में 60,000 खर्च हुआ, 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट एंड 10,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट, दोनों मिला के आप टोटल कॉस्ट को कंसीडर करोगे, और आपका एसी से जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट कितना दिन तक मिलता रहेगा, जिनमें अगर 10 ईयर तक आपका बेनिफिट मिलता रहेगा तो उस मशीन से भी 10 ईयर का बेनिफिट मिलेगा, और जो इंस्टॉलेशन वेजेस पे की हो उससे भी 10 इयर्स का तक ही आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। इसीलिए such wages should have been considered as a capital expenditure and such wages should have been included in the cost of machinery itself। तो इसके लिए हम लोग फिर साइड क्या लेंगे, एक तो कैश और दूसरा लेंगे मशीनरी। आपका जर्नल एंट्री ले लेते हैं हम लोग, कैश
एक डेबिट बैलेंस है, ऐसा है। यहाँ पर क्या हुआ, कैश नाम का डेबिट बैलेंस आपका घट गया, वजह से किया तो कैश नाम का डेबिट बैलेंस घट गया। अब डेबिट बैलेंस को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कैश को क्रेडिट करेंगे तो कैश घट जाएगा मेरा। और हमने क्या किया, मशीनरी एक्वायर किया, यानी मशीनरी नाम का डेबिट बैलेंस ये भी तो एक एसेट है। ये डेबिट बैलेंस मेरे पास आया है, मेरे पास आया तो कैश तो घटा था, लेकिन मशीनरी नाम का एसेट तो बढ़ गया मेरे हाथ में, और मशीनरी बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट कर देंगे। हम लोगों को तो पता है ना मशीनरी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा आपका। तो फिर आपका जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, आपका जर्नल एंट्री आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो हमने कोशिश किया, ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दैट सिस्टम वर्क्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ अमेरिकन कॉन्सेप्शन, अमेरिकन कॉन्सेप्ट से कैसे जर्नल एंट्री किया जाता है, ठीक से सोचना। और आज से कोई भी जर्नल को गोल्डन रूल से एक्सप्लेनेशन ना करके इस नियम से एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करना, क्योंकि आप जितना ऊपर चढ़ोगे, जितना ऊपर जाते रहोगे, यही सिस्टम आपको हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहना बच्चों, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।